मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हुआ तो सिर्फ इस्लामाबाद में होगा। दोस्तों, कमाल ही कर दिया ईरान ने। पाकिस्तान मुखालिफ अफवाहों को एक बार फिर एक ही बयान से खत्म कर दिया। कहा ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं और इस राउंड के लिए भी ईरान की तरजीह सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद है, यानी इस्लामाबाद में होंगे मुज़ाकरात। असल में झूठी खबरें फैलाई जा रही थी कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में नहीं होगा, ये जनीवा या कहीं और हो सकता है। लेकिन ईरान ने इन तमाम अफवाहों को मनगढ़ंत करार दे दिया, क्योंकि ईरान के लिए सबसे अहम जगह है ही इस्लामाबाद। एक तो बिल्कुल साथ है ये पाकिस्तान और ईरान की सरहदें जो मिलती हैं, दूसरे ये कि पाकिस्तानी तैयारे अपनी हिफाजत में लेके आए थे ईरानी वफ्द को और अपनी हिफाजत में ही वापस छोड़ा था। इसलिए ईरानी वफ्द अब भी इस्लामाबाद में ही करेगा मुज़ाकरात, ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। वैसे भी पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में बाकायदा शरीक है और अब होना है फाइनल राउंड, मुआहिदा होगा और ऐसे में पाकिस्तान में ही होगा ये मुआहिदा। इसलिए तो पाकिस्तान मुखालिफ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में नहीं होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा हो और खुद डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेज़ेश्कियान आएंगे मुआहिदा करने। वही हुआ ना जिसका खतरा था। अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए। चीन ने अमेरिकी नाकाबंदी पर शदीद तनकीद की और इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना इकदाम करार दे दिया। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने साफ कहा कि अमेरिका का ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी करना खित्ते में कशीदगी को बढ़ा देगा। साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि ये जंगबंदी मुआहिदे को भी खतरे में डाल सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है इसे। सिफारती कोशिशों को कमजोर कर देते हैं ऐसे इकदामात और अमन के इम्कानात मुतासिर होते हैं इनसे। साथ ही उन्होंने ऐसी तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया कि चीन ईरान को जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। उन्होंने ऐसी तमाम रिपोर्ट्स को बेबुनियाद, मनगढ़ंत और जाली करार दिया। मत भूले कि अमेरिकी सदर पहले ही कह चुके हैं कि अगर चीन ने ईरान की फौजी मुआवनत की तो वो चीन पे 50% टैरिफ लगा देंगे। उस पर चीन ने कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करना चाहता है तो शौक से करे, लेकिन फिर हम भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे अमेरिका पे। खैर, अगर अमेरिका ने चीन के जहाजों को रोका या नुकसान पहुंचाया तो चीन कड़ाकेदार रद्द-ए-अमल देगा, जो अमेरिका को भारी पड़ सकता है। दोस्तों, खबरें हैं कि ईरान मान गया है कि वो अगले 20 बरस तक यूरेनियम अफजूदा नहीं करेगा, 100% रोक देगा यूरेनियम की अफजूदगी, यानी एटम बम नहीं बनाएगा। यूं इससे तमाम पाबंदियां उठा ली जाएंगी। वो अपना तेल और गैस जिससे चाहे बेच सकेगा और वो भी आजादाना तौर पे। मगर सवाल ये है कि आखिर यूरेनियम होती क्या है और क्या होती है यूरेनियम की अफजूदगी यानी एनरिचमेंट? कैसे की जाती है यूरेनियम की अफजूदगी? यूरेनियम कितने फीसद अफजूदा हो तो एटम बम बनाया जा सकता है इससे? ये और इन जैसे जितने भी सवाल आपके जहन में हैं, उनके जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, और वो भी निहायत आसान अल्फाज में। तो दोस्तों, यूरेनियम कुदरती तौर पर पाया जाने वाला सबसे भारी अंसर है। जमीन से निकाला जाता है इसे। ये बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। ये धात है जिसका रंग चांदी की तरह होता है, लेकिन इसे अगर हवा में रहने दिया जाए तो ये जल्द ही स्याह हो जाती है। ये कुदरती तौर पर तापकार है, यानी इसके एटम खुद ब खुद टूटते रहते और तापकारी खारिज करते हैं। ये तापकारी इंतहा से ज्यादा नुकसानदेह होती है। खैर, यूरेनियम के दो अहम आइसोटोप्स यानी इकसाम होती हैं। पहली अहम किस्म है U-238 और दूसरी U-235। यूरेनियम में U-238 93.3% पाया जाता है, जबकि U-235 सिर्फ और सिर्फ 0.7%। जबकि एटम बम या बिजली वगैरह बनाने के लिए U-235 की जरूरत होती है, क्योंकि फिशन के अमल में U-235 ही इस्तेमाल होती है, यानी ये तवानाई या धमाका पैदा करती है। मतलब अगर 100 किलो यूरेनियम है तो उसमें 93.3 किलो यूरेनियम U-238 होता है, जबकि दूसरी किस्म U-235 सिर्फ और सिर्फ 0.7 किलो, यानी पौना किलो से भी कम। अब अगर एटम बम या बिजली वगैरह बनानी हो तो यूरेनियम में U-235 की मिकदार को बढ़ाया जाता है और इसी अमल को तो अफजूदगी कहते हैं। दोबारा सुने गौर से, यूरेनियम में इसकी सबसे अहम किस्म U-235 जो एटम बम और बिजली वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है की मिकदार बढ़ाने का अमल यूरेनियम की अफजूदगी या एनरिचमेंट कहलाता है। ये एक साइंसी और सनती अमल है, साथ ही बहुत मुश्किल काम भी। अगर बिजली पैदा करनी हो तो 3 से 5% तक अफजूदा किया जाता है यूरेनियम को, यानी 100 किलो यूरेनियम में U-235 की मिकदार बढ़ाकर 3 से 5 किलो कर दी जाए तो ये अफजूदा यूरेनियम बिजली बनाने में इस्तेमाल की जा सकती है। जबकि 20% तक यूरेनियम को अफजूदा करने की इजाजत है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की जानिब से, क्योंकि 20% तक अफजूदा यूरेनियम से एटम बम नहीं बनाया जा सकता। 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम तहकीकाती रिएक्टर्स, तिब्बी आलात और बहरी जहाजों में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन असल खतरा यहीं से शुरू होता है, वो ऐसे कि अगर यूरेनियम को 20% तक अफजूदा कर लिया जाए तो फिर इसे मजीद अफजूदा करना बहुत आसान हो जाता है। निस्बतन जल्दी पहुंच सकता है कोई भी मुल्क 20% से 60% बल्कि 90% एनरिच्ड यूरेनियम तक।
और 90% तक अफजूदा यूरेनियम इस्तेमाल होती है एटमी हथियार बनाने में। इसीलिए 20% यूरेनियम की हद बहुत अहम है। तभी तो मुल्कों को आमतौर पर इस हद तक भी यूरेनियम अफजूदा नहीं करने दी जाती। और अब इस सवाल का जवाब कि आखिर कैसे की जाती है यूरेनियम की अफजूदगी या एनरिचमेंट, तो इसके बहुत से तरीके हैं, जिनमें से चंद एक के बारे में बतलाते हैं आपको। पहला तरीका है गैस सेंट्रीफ्यूज। इस तरीके में यूरेनियम को UF6 गैस में तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद उसे तेज रफ्तार मशीनों यानी सेंट्रीफ्यूजेस में घुमाया जाता है। इससे U238 यूरेनियम बाहर रह जाती है और U235 अंदर। इस अमल को बार बार दोहराया जाता है और मिकदार बढ़ा ली जाती है U235 की। दुनिया में सबसे ज्यादा इसी तरीके से अफजूदा किया जाता है यूरेनियम को। खैर, यूरेनियम की अफजूदगी का दूसरा तरीका है गैस डिफ्यूजन। उसमें गैस को बारीक झिल्लियों से गुजारा जाता है। हल्के जरा ज्यादा तेजी से गुजरते हैं और बढ़ जाती है मिकदार U235 की। यह तरीका पुराना भी है और कम मौसर भी है। जबकि तीसरा तरीका है लेजर अफजूदगी यानी लेजर इनरिचमेंट। उसमें लेजर के जरिए U235 को अलग किया जाता है। ये तरीका है तो जदीद लेकिन बहुत हसास है और ये अभी तक महदूद टेक्नोलॉजी है। मजे की बात यह है कि इसमें बहुत कम तवानाई खर्च होती है, जगह भी बहुत कम चाहिए होती है इसके लिए, और एक मरहले में 20% या उससे ज्यादा इनरिच्ड नहीं किया जा सकता यूरेनियम को। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या ईरान को यूरेनियम की 3 से 5% अफजूदगी की इजाजत होनी चाहिए या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। ईरान और अमेरिका के वफूद मुज़ाकरात के लिए चंद दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान आ सकते हैं। दोस्तों, ये दावा किया है रॉयटर्स ने, लिखा इसी हफ्ते आ सकते हैं दोनों ममालिक के वफूद पाकिस्तान। वैसे भी पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए इस्लामाबाद आने की पेशकश कर दी है। अमेरिकी खबरसां इदारे का कहना है कि सीज फायर खत्म होने से पहले ही आ जाएंगे JD वैंस, बाकर गालिबाफ और अब्बास इराक्ची पाकिस्तान, बल्कि जुमेरात को आ सकते हैं ये लोग इस्लामाबाद। इन सब खबरों को तकवीयत इस वजह से मिलती है कि ईरान और अमेरिका के बीच मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं दोनों ममालिक। खुद CNN इसकी तस्दीक कर रहा है। यूं इन तमाम खबरों से पता चल रहा है कि ईरान और अमेरिका किसी हतमी मुआहदे के करीब पहुंचने वाले हैं और जैसे ही दोनों मुल्क राजी हो जाएंगे एग्रीमेंट पे, तो पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर पाकिस्तान में तारीखी मुआहदा हो जाएगा ईरान और अमेरिका के बीच। मगर ये कहना कि इसी जुमेरात को होगा, ये 50-50 है शायद, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं। खलीजी ममालिक ईरान को हर्जाना अदा करें, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के हमलों से ईरान का $270 अरब का नुकसान हुआ। लो जी दोस्तों, ईरान ने खलीजी ममालिक से अपना नुकसान पूरा करने का कह दिया। कहा UAE, बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब हर्जाना अदा करें ईरान को। इस पर माहिरीन का कहना है कि ईरान का खलीजी ममालिक से हर्जाना तलब करना कशीदगी को बढ़ा सकता है। मुज़ाकरात पे भी मनफी असरात हो सकते हैं इसके। जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि ईरान का ये मुतालबा मुज़ाकरात के दरमियान दबाव डालने की कोशिश है। वैसे लग यही रहा है कि ईरान UAE और बहरीन से हर्जाना निकलवा के ही छोड़ेगा। बाकी खलीजी ममालिक का नाम तो उसने शायद जानबूझ के ले लिया हो। वैसे खलीजी ममालिक, खासकर UAE को सबसे ज्यादा महंगी पड़ी है जंग। $1 तो अरबों का नुकसान कर दिया ईरान ने, उस पे हमले कर दिए। दूसरा, अमेरिका इस जंग का खर्चा मांग रहा है UAE से, और तो और अब ईरान ने भी हर्जाना मांग लिया। ऐसे में UAE अमेरिका और ईरान के बीच बुरी तरह फंस गया। यूं कहें कि हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान हो गया। लेकिन ये सब UAE की अपनी हरकतों का नतीजा है, और करे हद से ज्यादा खुशामद इसराइल की। दोस्तों, अमेरिकी नायब सदर JD वैंस पाकिस्तान की तारीफें करते नहीं थक रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब उनके नायब JD वैंस भी दीवाने हो गए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के। तभी तो टीवी इंटरव्यू में JD वैंस ने कहा कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने सबसे अहम और मस्बत किरदार अदा किया। वो खास तौर पे क्रेडिट देना चाहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को। इन दोनों ने बतौर मेजबान और सालिस गैर मामूली सलाहियत और कायदाना किरदार का मुजाहरा किया। तवील अरसा गुजर गया था कि ईरान और अमेरिका ने बराह रास्त संजीदा मुज़ाकरात नहीं किए थे, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आला सतह की रियासती बसीरत का मुजाहरा करते हुए अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान की मेजबानी और सिफारती कोशिशों ने आखिरकार दोनों ममालिक को एक मेज पर बिठा दिया और अब पाकिस्तान की इन शानदार कोशिशों से खित्ते में कशीदगी कम होने की उम्मीद पैदा हो गई है। JD वैंस का इन शानदार अल्फाज ने पाकिस्तान और इसकी आला सिविल और मिलिट्री क़यादत का शुक्रिया अदा करना कोई आम बात नहीं। ये कितनी खास बात है, गोदी मीडिया के रोने पीटने से पता चल रहा है।